लोग इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती इंश्योरेंस लेते समय हम लोग ये करते हैं कि हम लोग पुरानी बीमारियां छुपा लेते हैं। जब हम पॉलिसी खरीदते हैं कौन कौन से नियम हैं ऐसे जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि आपको बीमारी कोई है, उस बीमारी के हिसाब से पॉलिसी लेना चाहूंगा। कोविड के बाद से शायद कंपनियां प्रीमियम बढ़ा रही हैं, अपना हर साल बढ़ा देती हैं, ऐसा क्यों है? सर देखिए, प्रीमियम बढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है कि कंपनीज के ऊपर क्लेम ज्यादा हैं। हेलो गाइस, आज हमारे साथ है मिस्टर नीरज चौधरी जी, ब्राइट केयर इंश्योरेंस सर्विसेज की तरफ से। कुछ हमारे सवाल थे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो हमने नीरज चौधरी जी को इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने इस लायक समझा हमें कि अपने शो पर द अनम्यूट शो पर सर ने हमें इनवाइट किया है आज हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। नहीं, मेरे माइंड में यही था कि आपको 12 साल हुए हैं इंश्योरेंस में जी, तो कुछ हमारे सवाल थे तो आप ही दे सकते हैं उनका जवाब, तो इसलिए। नहीं सर, वो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें बुलाया। नीरज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? राहुल जी, सबसे बड़ी गलती इंश्योरेंस लेते समय हम लोग ये करते हैं कि हम लोग पुरानी बीमारियां छुपा लेते हैं, शायद इस डर से कि कंपनी हमारा प्रीमियम ना बढ़ा दे या कंपनी पॉलिसी देने से मना ना कर दे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी परचेज करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी बीमारियां हैं या जो भी टैबलेट आपकी चल रही हैं वो आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर देना चाहिए, बता के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी आप पर कोई लोडिंग नहीं लगाती है यूजुअली। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है देन फिर कंपनी का डिसीजन होता है कि उसके ऊपर वो परमानेंट एक्सक्लूजन लगाए या टेम्परेरी एक्सक्लूजन लगाए, या फिर आपको लोडिंग लगाकर 10% 20% की लोडिंग लगाकर वो आपको पॉलिसी दे दे। वो कॉल आपकी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 20,000 प्रीमियम आया, आपको कोई ऐसी डिजीज है जो कि क्रिटिकल इलनेस में आती है। फॉर एग्जांपल के शुगर है, शुगर हाई एंड शुगर है और इंसुलिन लेने की नौबत पड़ रही है, ठीक है ना, या इंसुलिन आप लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं तो कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि वो उसमें मेजर रिस्क है। बट अगर इंसुलिन नहीं लेते हैं, आप टैबलेट लेते हैं सुबह शाम, तो उस केस में कंपनी का डिसीजन ये हो सकता है कि आप पे 20% की लोडिंग लगा दे, जिससे कि 20,000 का प्रीमियम आपका 24,000 का हो सकता है। लोडिंग मतलब कि 20,000 का प्रीमियम था, बेसिक प्रीमियम किसी भी एक हेल्थी इंसान के लिए, क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने बोला कि मैं आपसे 20% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा या 10% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा या 15% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। अच्छा, मतलब नॉर्मल आदमी से उनका प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। यस, जो प्रीमियम और लोगों के लिए था, जो हेल्थी लोगों के लिए था, उससे आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना है। काउंटर ऑफर कंपनी करती है, देन आप पे करेंगे, पॉलिसी इश्यू हो जाएगी। लेकिन उसमें फायदा ये रहता है कि कभी भी क्लेम आता है तो आपको कोई रिजेक्शन का सामना नहीं करना, क्योंकि आपने खुद से डिक्लेयर किया है कि मुझे ये बीमारी है, बता चुका हूं कि क्या मैं बता चुका हूं मुझे ये बीमारी है और मैं इतने टाइम से ये दवाइयां खा रहा हूं। ठीक, तो आपने अगर कोई भी चीज नहीं छुपाई है, आपने एज ए ट्रांसपेरेंसी रखी है पॉलिसी लेते समय, तो आपको फ्यूचर क्लेम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जेन्युइन क्लेम कभी भी कोई रिजेक्ट नहीं होता है किसी भी कंपनी का। हम लोग खुद ही लापरवाही करते हैं, खुद कुछ गलतियां करते हैं, बोल देते हैं, बता देते हैं। पॉलिसी लेते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं किससे पॉलिसी ले रहा हूं, कहां से पॉलिसी ले रहा हूं और कौन सी पॉलिसी ले रहा हूं। एक्चुअली हम लोग थोड़े से लालच के चक्कर में बोलना नहीं चाहिए, पर ये सच है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर एजेंट लोग कमीशन देते हैं, कस्टमर को वापस कमीशन देते हैं, जो कि गलत है, नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उनकी इनकम है। बट लोग फिर भी देते हैं और कस्टमर लेते भी हैं। अब कस्टमर के साथ ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि उसने बोला कि मुझे कमीशन चाहिए, एजेंट बोलता है कि सर मैं आपको 10% कमीशन दे दूंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 10% कमीशन लेने के चक्कर में उसने कमीशन तो नहीं दिया, उसने आपकी पॉलिसी के अंदर ही कुछ ऐसी चेंजेस कर दिए, माइनर चेंजेस, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर क्लेम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि उसने कोई ऐसी पॉलिसी दे दी आपको जिसमें रिम्बर्समेंट के समय पे 20% को पेमेंट लग जाए। को पेमेंट बोलते हैं, इट मींस अगर आप किसी भी पैनल हॉस्पिटल पर जाते हैं तो 100% कैशलेस इलाज आपका हो जाता है। कैशलेस मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आप वही ट्रीटमेंट आप किसी नॉन पैनल हॉस्पिटल पर जाते हैं तो भी 100% रिम्बर्समेंट मिलना चाहिए। बट क्योंकि आपने पॉलिसी के अंदर कुछ फीचर्स आपने ऐसे ऐड ऑन कर लिए जिसकी वजह से आपका प्रीमियम 10% कम हो गया, उसी 10% को उसने आपको वापस कर दिया, लेकिन आपको लगा कि उसने मुझे डिस्काउंट कर दिया है, बट वो डिस्काउंट नहीं हुआ है। वो उसने कंपनी की जो पॉलिसी थी उसके अंदर नॉर्म्स चेंज कर दिए, जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट हो गया है। बट आपको ये नुकसान होगा जब भी क्लेम आएगा। जैसे 1 लाख का क्लेम आया और आपने नॉन पैनल पर चले गए, रिम्बर्समेंट केस आता है, तो उस केस में आपको 20% यानी कि 1 लाख का 20,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करना होगा। अच्छा, हाँ जी।
तो ऐसी छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं पॉलिसी के अंदर जो कोई नहीं बताता, बाद में पता चलती हैं। यही सबसे बड़ा लैक होता है पॉलिसी लेते समय। तो हमें ये अवेयर होना है कि हम जो पॉलिसी ले रहे हैं वो सही इंसान से ले रहे हैं, सही कंपनी से ले रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही हमने रैंडमली कॉल किया पॉलिसी बाजार पे और हमने ऐसी कोई भी पॉलिसी चूज कर ली क्योंकि हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना था और हमने 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने वो परचेज कर लिया और हमने उसका प्रीमियम पे कर दिया और हमें उसके फीचर के बारे में नथिंग, कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ यूट्यूब से सुना और उसको ले लिया। तो सबसे बड़ा लैक सर यही है, पॉलिसी लेते समय 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पॉलिसी कौन सी ले रहे हैं, उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और पॉलिसी लेते समय कभी किसी कमीशन की डिमांड ना करें क्योंकि कोई भी अपनी जेब से अगर देगा तो वो क्लेम में आपकी हेल्प नहीं करेगा, और अगर देगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें छुपा दे। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा या मैं सभी से सजेस्ट करूंगा कभी भी कमीशन ना लें और पॉलिसी ध्यान से सोच समझ के लें। तो नीरज जी, जैसे अभी हम 2026 में है, 2026 चल रहा है, तो आज कोई भी मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसके लिए कितना इंश्योरेंस उसका होना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के हिसाब से कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए? कवर कितना होना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, एज पर रिकॉर्ड 13 से 15% तक इन्फ्लेशन रेट है मेडिकल के अंदर। अच्छा। जो आज ट्रीटमेंट आपका 1 लाख रुपए में हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर आपका 1,15,000 में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हार्ट की सर्जरी कराने जाते हैं, स्टंट डलता है तो 2-2.5 लाख रुपए का नॉर्मल खर्चा आ जाता है, तो अगले साल आपका 25 से 30,000 रुपए इंक्रीज हो चुका होगा। ये मेडिकल का इन्फ्लेशन है जो कि एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा कि आज हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल बड़े कॉस्टली हैं। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो उनका सिंगल प्राइवेट रूम का चार्ज ज्यादा है, आईसीयू का चार्ज ज्यादा है। तो उस केस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कोई भी नॉर्मल डिजीज हो जाती है, डेंगू, मलेरिया, कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, 4-5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो 2-3 लाख रुपए से इजिली कंज्यूम हो जाते हैं। और अगर वहीं में पूरी फैमिली के पूरे साल की बात करूं तो उस केस में आपके लिए 5 लाख 10 लाख रुपए बहुत नॉर्मल सा आपका अमाउंट लगेगा, क्योंकि 5-10 लाख रुपए सर 15-20 दिन में कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा पूरे साल में, और साल बहुत बड़ा होता है। तो फैमिली के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूंगा, फैमिली के हिसाब से एटलीस्ट 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिनिमम होनी चाहिए। मान लेते हैं 4 मेंबर है अगर फैमिली में, तो 4 मेंबर है तो मैं बोलूंगा कि अनलिमिटेड कवरेज के साथ वो पॉलिसी लें, विद कंज्यूमेबल्स लें, और 10 लाख का मिनिमम समय छोड़ लें। आजकल काफी पॉलिसीज आ रही हैं जिसके अंदर काफी फैसिलिटीज हैं, काफी बेनिफिट्स हैं, सेम पर्सन सेम पॉलिसी और सेम डिजीज कवर्ड है। फॉर एग्जांपल, किसी को टाइफाइड हो जाता है, अगेन उसको नेक्स्ट मंथ फिर टाइफाइड हो जाता है। कुछ कंपनियां 45 डेज का वेटिंग लगाती हैं कि 45 डेज तक वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनी कहती है कि नहीं, हम तो दे देंगे आपको विद इन अ मंथ भी, अगर दोबारा वही रिपीट हो जाती है बीमारी तो हम उनको दोबारा से वो 10 लाख का क्लेम तक हम दे सकते हैं। अगर उन्होंने 10 लाख का बेसिक समय छोड़ लिया है तो 10 लाख तक का वो दोबारा ट्रीटमेंट उसको करा सकते हैं अगर रिपीट बीमारी भी हो जाती है। तो आजकल तो काफी ऑप्शंस हैं। अब तो कस्टमर के पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं पॉलिसीज के, आप हर कंपनी में कंपटीशन है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन परेशानी किस चीज की है कि आपको सही इंसान से पॉलिसी लेनी है। जिससे आप ले रहे हैं आप एश्योर करें कि वो कंपनी का बंदा है, कंपनी का एम्प्लॉय है, या कंपनी का एडवाइजर है, या कौन है। ठीक है ना, आप किसी भी अनएथिकल किसी भी पर्सन से आप पॉलिसी ना लें, किसी ऑथराइज पर्सन से ही पॉलिसी लें। जैसे ये काफी सारी कंपनियां हैं आजकल, ऑनलाइन ले लेते हैं लोग, तो हमारा एजेंट होना जरूरी है। मान लेते हैं मैंने आपसे इंश्योरेंस कराया, मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं आपसे बात करूंगा। अगर हम ऑनलाइन लेते हैं कुछ भी तो हम किससे बात करेंगे? देखिए सर, आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है। अगर आप पॉलिसी बाजार जैसे ब्रोकर से लेते हैं, ब्रोकर भी काफी ब्रोकर्स हैं इंडिया में, आप बड़े ब्रोकर से बात करता हूं तो पॉलिसी बाजार जैसा भी फेमस है, सब लोग जानते हैं पॉलिसी बाजार को। आप पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लेम असिस्टेंट पॉलिसी बाजार देगा, एज अ वो मीडिएटर काम करेगा। ठीक है ना, वो ब्रोकर है पॉलिसी बाजार। ऐसे ही अगर किसी एजेंट से लेते हैं तो एजेंट एज ए ब्रोकर का, एज ए मीडिएटर का काम करेगा, आपको हेल्प करेगा क्लेम दिलवाने में। तो मतलब ठीक है वो, तो आपको लेकिन आपको श्योर होना है कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं खुद से, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं पॉलिसी सही ले रहा हूं, मेरे हिसाब से, मेरी फैमिली के हिसाब से जो बेनिफिट्स इस पॉलिसी में है वो मेरे लिए ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी से कंसल्टेशन जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आप किसी से फोन में बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको इतना ब्रीफली ना समझा पाए। तो आपको कैलकुलेटिवली कॉम्पिटिटिवली एनालाइज करके सारी चीजें देन फिर पॉलिसी परचेज करें। एक फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सर, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ब्रोकर कंपनी है, मेरे फ्रेंड हैं, उनके भाई एक्सपायर हो गए कोविड के समय पे, तो उनको किसी ने बोला कि आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले लीजिए। उन्होंने केयर एडवांटेज के नाम से केयर की एक पॉलिसी आती है, 1 करोड़ का समय छोड़ होता है, उन्होंने वो पॉलिसी ले ली। उस केस में क्या हुआ,
उन्हें ये पता नहीं था कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, कोई भी आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है एक तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। उनको बताया गया कि ये आपका एज ए टर्म प्लान काम करेगा। अच्छा। और जब वो एक्सपायर हो गए तो उनका मेरे पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नीरज भाई ऐसे ऐसे और मेरे बड़े भाई हैं वो एक्सपायर हो गए कोविड में और उनकी 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो मुझे क्लेम में हेल्प कर दो आप। मैंने पॉलिसी कॉपी जब मंगवाई तो मैंने देखा कि ये तो हेल्थ इंश्योरेंस है। अच्छा, उन्हें लगा अब उनको मिसगाइड हो गया, मिसकम्युनिकेशन रहा, या तो उनको सुनने में मिसकम्युनिकेशन रहा या उन्होंने गलत बोला, वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा। क्योंकि वो तो उन्होंने ली थी पॉलिसी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है कि फोन पर आदमी कुछ भी बोल सकता है, हो जाती है वो चीजें। तो आपको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि मैं जो पॉलिसी ले रहा हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल है और वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी उसी पे काम करती है। कोई मैं आपसे झूठा कमिटमेंट कर दूं कुछ और मैं आपको दे ना पाऊं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जो लिखा है सर वही मिलेगा। अगर मैंने 10 लाख का कवर लिया है और मैं 15 लाख का क्लेम लेने जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। जो कंडीशंस हैं पॉलिसी के अंदर वो रहेंगी। तो नीरज जी, एक फ्रेंड है हमारे, तो वो जॉब करते हैं जी एमएनसी कंपनी में, तो उनका इंश्योरेंस है, ठीक है। उनके लिए वो कंपनी वाला ठीक है या अपना पर्सनल भी होना चाहिए इंसान के पास? अभी एज कितनी है सर उनकी? उनकी एज होगी अराउंड 30। देखिए सर, कंपनी का इंश्योरेंस बहुत अच्छा होता है, ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। अच्छा। ये ग्रुप इंश्योरेंस इतना अच्छा होता है कि इसके अंदर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, पहले दिन से सारी बीमारियां कवर रहती हैं। जो नॉर्मल वाले होते हो, जो नॉर्मल वाले होते हैं उसके अंदर वेटिंग पीरियड होता है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसके अंदर आपको फर्स्ट डे से सारी चीजें कवर में रहती हैं, कोई कंडीशन नहीं होती है, 100% क्लेम मिलता है उसके अंदर, कोई को पेमेंट कोई सब लिमिट नहीं होती है, यहाँ तक कि उसमें मैटरनिटी कवर भी होता है। खुद मेरा बेटा 7 साल का है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो मेरी वाइफ इंटेक्स में जॉब करती थी और उनको नेशनल इंश्योरेंस से 50,000 का मैटरनिटी कवर मिला था, जो कि यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में मेरा बेटा पैदा हुआ था। अच्छा। मैंने खुद क्लेम लिया है और 50,000 का मैटरनिटी कवर था, 50,000 का यशोदा हॉस्पिटल ने मुझे वो आपका कैशलेस क्लेम में उन्होंने कर दिया था मेरा। तो मुझे उसमें सिर्फ कुछ पैसे देके मैंने डिस्चार्ज कराया था। तो इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस सबसे अच्छा होता है। बट ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर सर लिमिटेशंस क्या है कि वो 20 लाख 25 लाख का नहीं होता, तो मेजर इलनेस में काम नहीं आएगा आपको। क्योंकि आपने अगर पॉलिसी ली है ग्रुप इंश्योरेंस तो 3 या 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम आपको मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं फैमिली में 4 है तो चारों ले सकते हैं, चारों ले सकते हैं। आप अपने मदर फादर को भी इंक्लूड करा सकते हैं, आप अपने लॉस को भी, मदर इन लॉस फादर इन लॉस को भी इंक्लूड करा सकते हैं। शादी के बाद भी मतलब वो तो है, ऐसा होता है ना काफी चीजें कि एक आप सिंगल हो तो मम्मी पापा को ऐड कर सकते हैं। नहीं, आप मैरिड हैं, आप अपने वाइफ को ऐड कर सकते हैं, बच्चे को ऐड कर सकते हैं, आप अपने मदर फादर को ऐड कर सकते हैं, आप अपने इन-लॉज को ऐड कर सकते हैं। उनका प्रीमियम अलग से पे करना होता है, वो कंपनी में ही जाता है, जिस कंपनी में ऐड हो जाता है उसी में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके और उस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। बट वो 3, 4 या 5 लाख मैक्सिमम मिलती है, इससे ज्यादा पॉलिसी नहीं मिलती। अच्छा, ग्रुप वाली ज्यादा। ग्रुप इंश्योरेंस लिमिटेशंस है उसमें समय छोड़ की, बट उसमें बीमारी की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको फर्स्ट डे से सारी चीजें कवर होती हैं। जो पर्सनल इंश्योरेंस है वो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हर कोई सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं, कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई क्लेम नहीं लेना चाहता, भाई जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है कि हम लोग ना एक इंश्योरेंस लेके जरूर रखें। हमारे देशी में कहावत है, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि 2 रोटी कम खा ले भाई, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख ले। जरूरी। कोविड ने सबको सिखा दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी वैल्यू है। नहीं, बिल्कुल, बल्कि इंश्योरेंस की कितनी वैल्यू है लोगों को कोविड से पता चल गया कि कितना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें आपका क्यों लेना जरूरी है। लेना इसलिए जरूरी है इंडिविजुअल इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल आज आप जॉब कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस है कंपनी से, आपने जॉब छोड़ दी तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी आपने जॉब छोड़ी है, आप बिजनेस में आ गए, आपने कंप्लीटली जॉब ही छोड़ दी फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी काम कर लिया। अब उस समय पे आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी, खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपके शरीर में वो आ चुकी है, डायग्नोज हो चुकी है। अच्छा। चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है, चाहे वो लीवर से रिलेटेड है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड है, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड है, कोई भी बीमारी ऐसी है जो जानलेवा बीमारी है, ठीक है ना। अगर वो जानलेवा बीमारी है, उस केस में आप इंडिविजुअली कोई इंश्योरेंस लेंगे, पहली बात तो प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कुछ कंपनी डिस्काउंट भी दे देती हैं। तो हमारे शरीर में अगर पहले से कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो उस केस में जिस कंपनी से आप पॉलिसी लेना चाह रहे हैं इंडिविजुअली, तो वो उसका डिसीजन हो जाता है। जैसे मैंने अभी पहले आपसे बात की थी कि अगर हम पहले से कोई बीमारी हमारे शरीर में है
तो कंपनी का डिसीजन हो जाता है कि उसको परमानेंट एक्सक्लूजन में डालना है। इट मींस कि उससे रिलेटेड क्लेम आपको नहीं मिलेगा, उस बीमारी से रिलेटेड क्लेम, या फिर उस पर लोडिंग लग सकती है, या फिर उसको टेम्परेरी एक्सक्लूजन में डाल दे सकते हैं, यानी कि 2 साल या 4 साल बाद आपको वेटिंग पीरियड डाल सकते हैं कि 2-4 साल बाद इस बीमारी का क्लेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए हमें इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर ले लेना चाहिए टाइम से पहले ही अपना। अगर आपका कॉर्पोरेट चल रहा है तो कॉर्पोरेट के साथ साथ मुझे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस अपना आपके अपने पॉकेट के हिसाब से मिनिमम 10 लाख रुपीस कम से कम होना चाहिए आज के हिसाब से, तो आपको ले लेना चाहिए। मेरा जो सजेशन है वो ये रहेगा। नहीं, वो होना अपना पर्सनल जरूरी है। पर्सनल होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस लिया था, क्लेम आता है 15 लाख रुपए का, तो 4 लाख की पॉलिसी तो आपकी वहां पे खत्म हो जाती है। सही। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास पहले से ही 15-20 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, तो 10 लाख का आप उस पॉलिसी से क्लेम लेते हैं तो आपका लॉस कम होगा। तो अब जैसे फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लाख का आपका पूरा ग्रुप है, किसी को कुछ हो गया, वो 5 लाख उसमें खत्म हो गए, तो बाकी 3 अब मान लेते कुछ हो उसमें अनलिमिटेड कवरेज आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लाख की मेरी पॉलिसी है, जो कि 10 लाख की मिनिमम होनी चाहिए आज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, किसी भी बीमारी में 8 लाख रुपए हमारे कंज्यूम हो गए या 10 लाख कंज्यूम हो गए, ठीक है सर, हमारा डिस्चार्ज होकर हम घर आ गए, दूसरा क्लेम आता है, या तो उन्हीं के ऊपर आ जाए या कोई भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है अदर पर्सन, तो आपको 10 लाख का फिर दोबारा से रिपीट मिल जाएगा। आप एन नंबर ऑफ क्लेम्स तक आप साल में ले सकते हैं। अच्छा, सारे मेंबर एक साथ भी एडमिट होंगे। एडमिसेबल कंडीशन सभी मेंबरों की एक साथ एडमिट की कब आई थी? कोविड के समय पे। 2 ही चीजें होती हैं सर जब पूरी फैमिली एक साथ एडमिट होती है, या तो रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में पूरी फैमिली जा रही थी, टोटल एक्सीडेंट हो गया, सब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या फिर आपका कोविड की सिचुएशन थी जिसमें वायरस हो गया था, पूरे घर में आपका संक्रमित हो गया था, जिसकी वजह से आपको एडमिट होना पड़ा। तो उस केस में क्या पूरी फैमिली, एक से पूरी फैमिली को हो गया, तो सारे मेंबर्स को ही एडमिट होना पड़ा। तो ये 2 सिचुएशन होती हैं जिसमें आपको एक साथ क्लेम लेना पड़ेगा, उसमें भी आपको मिलेगा क्योंकि क्लेम अलग अलग हैं। तो नीरज जी, जैसे मेरा एक सवाल है, एक तो कैशलेस होता है इंश्योरेंस, एक होता है रिम्बर्समेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इनमें? सर देखिए, कैशलेस होता है, आजकल सभी कंपनियां कैशलेस इंश्योरेंस देती हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बट पैनल हॉस्पिटल पर अगर आपका पैनल हॉस्पिटल जो उस कंपनी से टाई अप है जिस हॉस्पिटल का, वो उसको बोलते हैं पैनल हॉस्पिटल। अगर आप पैनल हॉस्पिटल पर जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको 100% कैशलेस होता है ट्रीटमेंट। आपको अपना कुछ डिपॉजिट मनी करनी होती है, सिक्योरिटी मनी होती है 10,000 या 5,000, हर हॉस्पिटल आपसे डिपॉजिट कराता है, बट वो आफ्टर डिस्चार्ज वो आपको जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है वो डिडक्ट करके आपको, अगर आपने कैश दिया है तो कैश रिफंड कर देते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन किया है तो आपको चेक बनाकर वो दे देते हैं। ठीक है, या ऑनलाइन पेटीएम भी कर सकते हैं। तो वो आपका जो है रिम्बर्समेंट का प्रोसेस अलग होता है सर। कैशलेस में हो गया कि आपने कुछ नहीं दिया, पॉलिसी दी और आप एडमिट हो गए, आपका एडमिसेबल कंडीशन जैसे होती है तो आप डॉक्टर की फीस, रूम रेंट, आईसीयू चार्जेस, अदर मेडिकल चार्जेस, फॉर एग्जांपल टेस्ट होते हैं, जो भी हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद जो भी खर्चे हैं वो सब कैशलेस में आ जाते हैं। अब रिम्बर्समेंट क्या होता है सर? आप नॉन पैनल हॉस्पिटल पर चले गए, है 100% क्लेम सेटलमेंट वहां पर भी, लेकिन वो 100% रिम्बर्समेंट होगा, बट वो पैनल पर नहीं है। वो हॉस्पिटल हमारे उसमें नहीं है, वो पैनल पर नहीं है, कंपनी के पैनल पर नहीं है वो, जिसकी वजह से आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको डिस्चार्ज समरी के साथ अपने सारे बिल्स, सारे डॉक्टर की फीस, जो भी बिल्स हैं आपके, जो भी खर्चे हुए हैं, वो सारे के सारे टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको कंपनी में देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको वो रिम्बर्समेंट आएगा विद इन अ मंथ आपके अकाउंट में। जो बिल्स होंगे वो जी हमारे अकाउंट में आ जाएगा। जो पॉलिसी में प्रपोजर रहेंगे, प्रपोजर होता है जो टैक्स बेनिफिट का फायदा लेते हैं या जो कि पेमेंट करते हैं, तो उनके अकाउंट में ही वो अमाउंट क्रेडिट होता है। तो रिम्बर्समेंट और कैशलेस में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैशलेस आप पैनल हॉस्पिटल पे जाएंगे तो कैशलेस ही ट्रीटमेंट होगा, और नॉन पैनल पे जाएंगे तो रिम्बर्समेंट, एज सिंपल एज दैट। तो नीरज जी, जैसे मेरी एज 30 है, ठीक है, मैं हेल्थ से मतलब फिट हूँ, तो मुझे लेना जरूरी है क्या इंश्योरेंस? फिर सर देखो, जब जाओ तभी सवेरा, सुनी होगी आपने बात। बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली लेना ही तब चाहिए जब आपको कोई बीमारी ना हो या आप फिट हो। मैं 2013 में मैंने पहला हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। उस समय पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस चलती थी और केयर हेल्थ इंश्योरेंस उसके बाद काफी बूम पे था। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था, तो मैंने पहला इंश्योरेंस रेलिगेयर से लिया था। अच्छा। उस समय पे हेल्थ इंश्योरेंस जब मैंने लिया था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला तो क्यों पैसे खराब कर रहा है, जबकि मेरा प्रीमियम सिर्फ 4,000 रुपए गया था साल का। उस समय पे मेरा आई थिंक 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी मेरी, जो मैंने फर्स्ट पॉलिसी ली थी, और सब लोगों ने मुझे मना किया। मुझे मतलब कि मानिए जिससे भी मैंने बात की ना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, सबने मेरे ऊपर जोक क्रिएट किया कि यार इस देखिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है,
जवानों का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, अभी इसे क्या जरूरत पड़ रही है, बिना बात पैसे खराब कर रहा है। कोविड के बाद सब लोग खुद से कॉल करते हैं कंपनीज को और खुद से इंटरेस्ट शो करते हैं कंपनीज के अंदर पोर्टल पे जाके कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ये मेंटेलिटी है और कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत हमेशा बनी है सर। जब ऐसा ना जब बीत जाती है अपने ऊपर तब समझ आती है। जरूरत तो हमेशा रहेगी सर, इसकी जरूरत तो आप कभी खत्म हो ही नहीं सकती, आप मानो या ना मानो, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। आपको जरूर लेना चाहिए। और अभी हेल्थी हैं तो आपका प्रीमियम कम आएगा, आपके ऊपर कोई लोडिंग नहीं होगी, कोई सबलिमिट्स नहीं होंगी, कोई कोपेमेंट्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पहले ही दिन आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी, आप पॉलिसी चलाएंगे लंबे समय तक तो आने वाले फ्यूचर क्लेम आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप हेल्थी हैं तो आपको उसी दिन, जिस दिन आपको समझ में आ जाए, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो जिस दिन आपको समझ में आ जाए उसी दिन आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के कि मुझे कौन सी पॉलिसी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे लिए बेनिफिशियल है, और मैक्सिमम समय छोड़ ले तो बेटर है। नीरज जी, जैसे मेरा सवाल है जी कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो हमें कौन कौन सी, जैसे इतने सारे पेपर होते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हम उसको सब चीजों को, तो ऐसे कंडीशंस, तो उसमें कौन कौन से नियम है ऐसे जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सर देखिए, पॉलिसी लेते समय सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि आपको बीमारी कोई है तो मैं उस बीमारी के हिसाब से पॉलिसी लेना चाहूंगा जो मेरी बीमारी को कवर में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरा बेसिक कवर कितना है। दूसरा मुझे देखना है कि मेरे फैमिली मेंबर हैं। देखिए, हर किसी के लिए डिजाइन होती है अलग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, हार्ट पेशेंट के लिए अलग पॉलिसी है, किसी के हार्ट में स्टंट डल चुका है, ये मतलब पॉलिसी भी अलग अलग होती है। किसी को बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग पॉलिसी है, पॉलिसी भी अलग से डिजाइन की गई है। किसी को हार्ट में स्टंट डल चुका है उसके लिए अलग पॉलिसी है, क्योंकि उसके ऊपर कोपेमेंट लग जाता है 20% का कोपेमेंट लग जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्लेम आता है तो 20% आप अपनी जेब से पे करेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही वो चीज डायग्नोस्ड है, बट आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन कौन सी चीजें पैरामीटर चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली हेल्थी है, 4-5 लोग हैं, मुझे एक ही फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेनी है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मैं पॉलिसी ले रहा हूं कंपेटिटिवली एनालिसिस करना है कि उसका प्रीमियम क्या देना है मुझे, ठीक है, उसकी सर्विसेज क्या क्या है। सर्विसेज में जैसे कि उसके पैनल हॉस्पिटल कितने हैं ऑल ओवर इंडिया, अच्छा, मैं कौन कौन से उसमें जी, वो एयर एम्बुलेंस दे रहा है, रोड एम्बुलेंस दे रहा है, कंज्यूमेबल कवर है या नहीं है, सेम पर्सन सेम डिजीज सेम पॉलिसी कवर्ड है या नहीं है, कोई डिडक्टिबल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, 20,000 का डिडक्टिबल है या 10,000 का डिडक्टिबल है, जिसमें कि क्या होता है, कुछ प्रीमियम कम हो जाता है बट उसमें डिडक्टिबल लगा देते हैं। जैसे कि कोई भी क्लेम आया तो डिडक्टिबल जो भी अमाउंट आपने चूज किया है उसमें 10,000 या 20,000 तो वो आपको पे करना पड़ेगा उस क्लेम पर। इसकी वजह से आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो गया। अगर आपको नहीं देना है तो आप उसको हटा दें, लेकिन जो एजेंट आपको दे रहा है या एडवाइजर जो भी आपको पॉलिसी समझा रहे हैं, आप उनसे सारी चीजें, नियम व शर्तें, सारी चीजें ओपनली समझें, और कोई भी चीज उन्हें बोले कि आप मुझसे कोई चीज ना छुपाएं। जो है वो जो भी चीजें हैं, जो राइडर्स हैं, इनको हम राइडर्स बोलते हैं, एडवांस बोल देते हैं, तो एडवांस फीचर्स आपको क्या क्या चाहिए जो आपकी नीड के हिसाब से है वो आपको समझने चाहिए अच्छे से, और उसको समझने के बाद ही आप पॉलिसी परचेज करें। क्योंकि ऐसा ना, इतने सारे पेपर होते हैं, आपको पढ़ते नहीं लोग, तो आप जैसे अनएथिकली एडवांस भी हैं सर। जैसे मैं बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे एडवांस भी हैं जिसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे एयर एम्बुलेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 1% लोग हैं जो एयर एम्बुलेंस का यूज करते हैं मोस्टली, तो मान लेते मुझे नहीं चाहिए एयर, तो आप उस राइडर को परचेज ना करें, वो ऑप्शनल होते हैं। तो उससे कुछ मेरा प्रीमियम कुछ कम होगा या क्या? प्रीमियम वही रहेगा, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। अच्छा। अगर एयर एम्बुलेंस ले लेते हैं तो प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिया मैंने, मतलब बहुत सारे राइडर्स होते हैं, वो आपको चूज करना है कि आपको लेते समय आपके हिसाब से कौन सी पॉलिसी जो फिट बैठती है, हाँ, कौन कौन से एडवांस मुझे लेने हैं और कौन सी पॉलिसी मुझे लेनी है और कितना समय छोड़ मुझे लेना है, तो ये आपकी कॉल हो जाती है सर। तो वो आपको लेते समय समझने चाहिए। और सर, पॉलिसी लेते समय एक चीज और जरूर चेक कीजिएगा, क्लेम सेटलमेंट रेशो। किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर अच्छा है, इट मींस कि अगर आपका भी क्लेम आता है उस कंपनी से पॉलिसी लेने के बाद, तो आपका क्लेम भी इजीली सेटल हो जाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है सर, मान लीजिए बहुत सी कंपनी में आपने सुना होगा 90% है, 95% है, 99% है। अच्छा, जिनका 99% है वो बेस्ट है, मतलब जिन्होंने क्लेम डाला उनका सेटलमेंट, यानी कि 99% लोगों को कंपनी ने क्लेम सेटल कर दिया। अच्छा। जो 1% लोगों का रिजेक्शन हुआ है, तो रिजेक्शन भी होता है तो कंपनी बिना किसी कंडीशन के रिजेक्ट नहीं करती है। उन्होंने कुछ छुपाया होगा, उन्होंने कुछ नहीं बताया होगा, या कुछ चीजें उनकी पकड़ में आई होंगी,
या जो भी रीजन रहा होगा, कंपनी ने बकायदा उनका क्लेम रिजेक्ट किया है तो पूरी समरी के साथ, पूरे डिसीजन के साथ वो रिजेक्ट करते हैं। नहीं ये तो है, लेकिन रिजेक्ट कर देते, अगर बताते किसी हैं। कंपनी का रिजेक्शन ज्यादा है तो इट मींस कि वहां क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि मुझे क्लेम कंपनी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसी कंपनी से पॉलिसी लेनी है जहां पर मेरा क्लेम इजीली सेटल हो जाए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कंपनी का चेक कीजिएगा पॉलिसी लेते समय। तो नीरज जी, जैसे अभी कोविड के बाद से शायद कंपनियां प्रीमियम बढ़ा रही हैं अपना, हर साल बढ़ा देती हैं, ऐसा क्यों है? सर देखिए, प्रीमियम बढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है कि कंपनीज के ऊपर क्लेम ज्यादा हैं, हर कंपनी के ऊपर क्लेम रेशियो ज्यादा होगा तो इट में देखिए ये स्वस्थ लोगों का पैसा है, वो उन लोगों के लिए है जो कभी फ्यूचर में अस्वस्थ हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारा और आपका पैसा है, ठीक है ना। कंपनी ने आपसे प्रीमियम लिया, मुझसे लिया और ऐसे ही लाखों लोगों से प्रीमियम लेकर और वो एक फंड में डाल दिया, ये एक जगह वो स्टोर कर दिया जिसमें उन्होंने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया, जिससे उन्हें सर्टेन एक पीरियड ऑफ सर्टेन एक अमाउंट ऑफ उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, सर्टेन पीरियड टाइम के लिए उनको छोटा मोटा इंटरेस्ट भी उस पर आ रहा है। लेकिन वो करते क्या है, जितना समय छोड़ आपको दिया है उसका भी री इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपए का है, 10 लोगों का इंश्योरेंस किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 1 करोड़, ठीक है ना। 1 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ 10 लोगों का, तो कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो कितने करोड़ की है इस वक्त? 10 करोड़ की लायबिलिटी है। अगर किसी को 10 के 10 अगर एक साथ एडमिट हो जाते हैं, जो कि कोविड में सिचुएशन आई थी, क्लेम सेटलमेंट ज्यादा, क्लेम रेशियो ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर क्लेम ज्यादा आ गए थे, तो कंपनी अपनी जेब से पे कर रही थी क्लेम्स, ठीक है ना, जबकि उनको इतनी इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन वो तब भी अपनी जेब से क्लेम सेटल कर रहे थे क्योंकि उनकी रेपुटेशन का भी सवाल है। सही बात। अब क्या है कि उन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ अपने इस कवर का भी, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं खरीदने वाला हूं, मैं खरीदार हूं, मैंने आपसे पॉलिसी ली, आपने मुझे 10 लाख की पॉलिसी दे दी, ऐसे मेरे 10 लोग हैं, ठीक है। अब उन 10 लोगों ने पॉलिसी ली है, आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है? 1 करोड़ रुपए की। अगर हम 10 लोग एक साथ बीमार पड़ गए तो आपकी जेब से कितना जाएगा? 1 करोड़ रुपए जाएगा, और हमने 10,000 रुपए दिए, आपको दिए कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपए। अब मैं आपको बोलूंगा, सेकंड पर्सन है, अगर आप जो 1 करोड़ की लायबिलिटी है, अगर आप 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रीमियम अगर आप इनको दे देते हैं तो ये आपके 1 करोड़ के कवर का कवर कर देंगे। अच्छा, तो वो जो कवर है, जो क्लेम आएगा, वो आपको नहीं देना, वो कंपनी आपको देगी, देन फिर आप उनको दोगे। वो जो 1 करोड़ का कवर आया है, वो 1 करोड़ रुपए आपको वहां से मिलेगा, देन आपकी कंपनी से आप हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपको भी प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आपकी जेब से जो प्रीमियम गया है वो सिर्फ 40,000 या 30,000 रुपए गया है, एक सर्टेन कैलकुलेशन है उसकी भी। अब क्या हुआ था, प्रीमियम बढ़ने के पीछे लॉजिक क्या था कि उन लोगों ने भी, री इंश्योरेंस कंपनी ने भी प्रीमियम बढ़ा दिए। अच्छा, हाँ, पीछे से बढ़ा, पीछे से उन्होंने इंक्रीज कर दिए क्योंकि क्लेम रेशियो ज्यादा है। अब क्योंकि वहां से प्रीमियम बढ़े हैं तो आपका भी प्रीमियम इंक्रीज होगा, आप कस्टमर से लोगे प्रीमियम, क्योंकि आपने भी प्रीमियम ज्यादा दिया है। तो ये इसलिए मेडिकल इन्फ्लेशन ज्यादा है सर। मेडिकल इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया 12-13% से लेकर 15% एनुअली कॉस्ट करता है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट कॉस्ट हो गई, ट्रीटमेंट कॉस्ट हो गई, डॉक्टर की कॉस्ट हो जाती है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, सब बढ़ रहा है, 15% से 20% तक जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम है वो ज्यादा आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले हमारे प्रीमियम बढ़ जी, इसलिए आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं, और कंपनी उसी हिसाब से 10-5% प्रीमियम बढ़ा देती है। और कुछ कंपनियां 5 साल बाद बढ़ाती हैं, कुछ कंपनियां हर साल बढ़ाती हैं, कुछ कंपनियां 5 साल के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देती हैं, वो भी 5 साल के लिए, एज के हिसाब से 31 to 35, देन फिर 36 to 40, 41 to 45। आज जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, वो कुछ कंपनीज हर साल एवरी ईयर वो प्रीमियम इंक्रीज करती हैं, उनका अलग लॉजिक है, कुछ कंपनियां अलग तरीके से चलती हैं। तो आपको देखना है कि ये भी आपकी कॉल हो जाती है कि अच्छा। मैंने बोला ना, प्रीमियम भी आपको चेक करना है कि मुझे प्रीमियम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने इस साल तो मेरे कहने से पॉलिसी ले ली, अब आपका नो क्लेम बोनस भी बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैक्सिमम ऑटो रिचार्ज का ऑप्शन दिया, मैक्सिमम समय छोड़ का ऑप्शन दिया, मैंने कहा 25 लाख की पॉलिसी ले लीजिए, आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर वो 50 लाख की हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, आपने लिया और आपने अगले साल वो फिर पॉलिसी 10 लाख रुपए की कर दी, ठीक है ना, या आपने चेंज करा ली, पोर्ट करा ली, तो उसमें आपका क्या होगा, 25 लाख का आपका एनसीबी खराब हो गया, नो क्लेम बोनस खराब हो गया। ठीक है, और आपकी पॉलिसी अगर आपने नहीं ली तो और लॉस है। अगर आपने कहा कि मैंने पॉलिसी ली और फिर मैंने पॉलिसी नहीं ली, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस की तरह है सर, गाड़ी का इंश्योरेंस हम हर साल रिन्यू कराते हैं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस वाले चालान काट देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है।
आप एक चीज बताइए, गाड़ी से ज्यादा कीमती है हमारी जान या गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो जब हम गाड़ी की केयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर एक पर्सन का अपना इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से है भी, और हमारे हिंदुस्तान में भी आयुष्मान भारत में काफी लोग कवर्ड हैं और गवर्नमेंट काफी उस चीज के लिए काम भी कर रही है। तो जो 75 से ऊपर एज के हैं उनके लिए अभी 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना चालू है, जिसकी वजह से आपको तो कोई भी बेनिफिट करा मिल सकता जाता है, है। कोई भी 75 से ऊपर कोई भी करा सकता है, क्योंकि 75 के बाद प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं प्राइवेट कंपनीज के अंदर। तो इसमें कोई ऐसा कोज नहीं है कि नहीं, आप मतलब किसी आप क्लास के हैं, आप मिडिल अभी- क्लास में हैं, अपर क्लास में हैं, लोअर क्लास में हैं, कोई क्लोज नहीं है। आप 75 प्लस होने चाहिए, देन आपका आयुष्मान भारत बन जाता है। आप किसी भी साइबर कैफे या किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएंगे और वहां पर अप्लाई करा सकते हैं, या खुद से भी कर सकते हैं। अच्छी नॉलेज दिया है ये आपने, क्योंकि काफी लोग हैं ऐसे जिनको जरूरत है जी। और हेल्थ इंश्योरेंस तो सर इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को जल्दी से बीमारी हो जाती है। सेंसिटिव होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जिस घर में छोटा बच्चा है वहां तो तुरंत ही ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे। और 91 डेज के बाद अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी कवर कर सकते हैं किसी भी कंपनी की पॉलिसी 91 के। days आफ्टर 91 डेज बच्चा बोर्न हुआ, देन उसको 91 डेज के तुरंत बाद 91 3 महीने और 1 दिन जैसे ही उसका बच्चे का होता है, देन आप उसको अपने साथ ही पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसका प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, आपका जो भी प्रीमियम आएगा आप पे करेंगे, देन आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस सर बहुत बेसिक सी चीज है, मैं इसको क्लियर छोटे शब्दों में बोलूंगा तो ये बहुत छोटी सी चीज है। अगर हम छोटा मोटा भी खर्चा करते हैं, अगर हम साल में कभी एक बार घूमने भी चले जाएंगे ना सर, तो भी हो उसका भी 20% अगर हम खर्च कर देंगे ना, 20-30% भी खर्च कर देंगे इस पे, साल का घूमने में जितना हम खर्च करते हैं उसका 10-20% भी खर्च कर देंगे, बचा लेंगे, तो आपके पूरे घर की 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी। तो प्रीमियम से बहुत नॉमिनल है। अब तो जीएसटी भी माफ हो गया है सर, गुड न्यूज। अच्छा, उस पे हेल्थ अब तो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी भी नहीं है, तो 18% तो आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अच्छा, काफी चीजें हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन कॉल आपकी है सर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी है, किस समय पे लेनी है, कब लेनी है, मेरे लिए फिट क्या है, और मुझे क्या क्या फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। तो ये कॉल आपकी है। तो एक सवाल है हमारा जो हमारी जनता जानना चाहती है जी। तो इंश्योरेंस खरीदने से पहले कोई भी अगर आप कोई सलाह देना चाहें जी। हमारे व्यूअर्स को जानने चाहते हैं तो क्या सलाह देंगे आप? सर देखिए, सलाह सिर्फ यही दूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी ले लें, इसका वेट ना करें, बीमारी का वेट ना करें कि मुझे कब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं तभी लूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत एग्जांपल्स ऐसे हैं जो उनको बीमारी हुई और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खूब जोर लगा लिए, लेकिन फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाया क्योंकि उनको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो चुकी थी। कुछ लोगों को कैंसर भी डायग्नोस हुआ है। तो मेरे नॉन आजकल कैंसर भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत शॉकिंग न्यूज है कि कैंसर है, क्योंकि 10 में से किसी एक इंसान को कैंसर है, नॉर्मल हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि वो सिचुएशन आए, वो दिन आए, वो कंडीशन आए, उससे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। कभी भी उस कंडीशन का वेट ना करें कि मेरे साथ कुछ होगा तब मैं प्लान करूंगा, तब मैं सोचूंगा, तब मैं पहला फोन उठाऊंगा और मैं कॉल करूंगा कि जी नीरज जी मैं आ रहा हूं आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस लेने। तो ऐसी गलती ना करें, हेल्थ इंश्योरेंस आज ही लें और अपने फैमिली को बचाएं, स्वस्थ रखें और खतरे से बचाएं। बस यही मेरा लास्ट में मैसेज है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, नाइस टू मीटिंग यू। बिल्कुल। सेम यार।